नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 4 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 4 का नाम, तो शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? शिशु उत्तेजना कार्यक्रम, ये आपके पेपर नंबर 4 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका गृह विज्ञान सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या कीजिएगा कि वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। और अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने पेपर नंबर 4 की बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है। जब मेरे प्यारे दोस्त वहाँ पर आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा और आप प्रश्न पत्र को देखेंगे, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि सर ने जितने भी क्वेश्चन बताए थे वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। क्यों नहीं है? क्योंकि सर बार बार बोल रहे थे कि भैया एक बार जरूर सिलेबस से मिला लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है या नहीं है। अब जब आपके पेपर का नाम शिशु उत्तेजना कार्यक्रम रहेगा ही नहीं, तो वहाँ पर प्रश्न आएगा कहाँ से? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मिला लेना है। इसमें हम कुछ कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट आ चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं, या इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट से भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने हैं, जिनको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एकदम से रट लेना है, जिसको हम कहते हैं कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना प्रश्न हो गया था। लगभग 9 प्रश्न जो है आपका क्लियर हो गया था। प्रारंभिक उत्तेजना के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त? तो हम बात करेंगे डिस्लेक्सिया के बारे में। किसके? डिस्लेक्सिया क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 10 नंबर, तो इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्त आप देंगे, क्या देंगे कि जो डिस्लेक्सिया है मेरे प्यारे दोस्त, एक अधिगम अक्षमता या अधिगम विकलांगता है। क्या है? अधिगम अक्षमता या अधिगम विकलांगता है। पहले तो अधिगम के बारे में जान लीजिए। अधिगम होता क्या है? किसी चीज को सीखना ही अधिगम कहलाता है, मतलब सीखने का ही आप कह सकते हैं एक नाम और होता है अधिगम। ठीक है, तो वही बताते हैं कि जो आपका डिसलेक्सिया होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये अधिगम अक्षमता या अधिगम विकलांगता होता है। मतलब बालक जो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब सीखने में असक्षम होता है, मतलब जितने सामान्य बालक जो चीज़ों को बड़े आसानी से सीख सकते हैं, उनको वो बालक नहीं सीख पा रहा है, तो उसके अंदर क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? डिसलेक्सिया हो जाती है। आगे लिखते हैं कि डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? एक पठन संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? जो डिसलेक्सिया से प्रभावित बालक होते हैं, उनको पढ़ने में क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा कठिनाई झेलने को मिलती है। वह शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता है। हमें लग रहा है कि हमें भी कहीं कहीं पे हुआ हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ शब्द जो होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, इसको कहने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है ना, तो हो सकता है। वैसे हालांकि है नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो मजाक है। तो जो डिसलेक्सिया है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, या जिनको उच्चारण करने में या आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उन बच्चों को कह सकते हैं कि उनको डिसलेक्सिया हुआ है। तो अब आपके सामने अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, अब ऐसी बात नहीं है कि वो हिंदी ही नहीं पढ़ पा रहा है। अगर वो हिंदी नहीं पढ़ पाएगा, तो कैसे किसी चीज़ को, मतलब अच्छा खासा वो पढ़ लेता हो लेकिन उच्चारण ना कर पाता हो शब्दों का, मतलब समझ रहे हो ना, तो उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गर्भ में बच्चे का दिमाग कब विकसित होता है। मतलब कहते हैं जब गर्भ में बालक आता है, माता के गर्भ में बालक जब पलना शुरू होता है, तो उसका दिमाग कब से विकसित होने लगता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आप बताएंगे कि कुछ शोधों के अनुसार भ्रूण का मस्तिष्क जो है गर्भाधान के 3 सप्ताह के बाद ही बनना क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? शुरू हो जाता है। कब? 3 सप्ताह के बाद ही क्या होना जाता है? बनने लगता है। लिखते हैं गर्भावस्था में, गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से लेकर के 32वें सप्ताह तक बच्चे के दिमाग में तेजी से बदलाव होते हैं। कब होते हैं? जब 24वां सप्ताह चलता है और उससे लेकर के और 32वें सप्ताह के बीच का जो समय होता है, उसमें बच्चे का जो दिमाग होता है वो काफ़ी तेजी से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? बदलता है। जबकि 34वें हफ्ते में या सप्ताह में कह सकते हैं से दिमाग में महत्वपूर्ण विकास होने लगता है। और जब 34वां सप्ताह होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके बाद से क्या होता है? दिमाग में काफ़ी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट या विकास होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है,
चलिए अब 11 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बच्चे के लिए उत्तेजना, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बच्चे के लिए उत्तेजना कितनी आवश्यक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, इसको आपको याद कर लेना है। इसमें आपको जवाब देना होगा कि बच्चे की इंद्रियों के उत्तेजित करने से उसका विकास तेजी से होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो बच्चों की इंद्रियां होती हैं, हाथ पैर, ये सारी चीज़ें होती हैं, जब ये काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, मतलब वर्क करने लगती हैं, हाथ पैर पटकना सब कुछ ये शुरू हो जाता है, तो उनका विकास क्या होता है, तेजी से होने लगता है। साथ ही साथ उसका क्रियात्मक कौशल भी बढ़ता है, मतलब कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है, उसकी बढ़ जाती है। शिशु उत्तेजना बच्चे के ध्यान अवधि, ठीक है, उसके बाद स्मृति, जिज्ञासा और तंत्रिका तंत्र के विकास को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो शिशु उत्तेजना होती है, ये क्या करती है, बच्चे के ध्यान, बच्चे का जो ध्यान, ये मतलब याद करने का जो समय होता है, मतलब कोई भी चीज़ याद करने का एक समय होता है ना, कि कहते हैं हमें 10 दिन तक याद रहता है, या कोई कहता है हमें जीवन भर नहीं कोई चीज़ भूलता है, या कोई कहता है हमें 5 मिनट में भूल जाता है। जैसे मैं हूँ, यही भूल जाता हूँ कि कौन सा प्रश्न पढ़ा रहे थे, या कौन सा अभी वीडियो बाकी है, किनका पेपर होने वाला, यही भूल जाता हूँ। तो वो होता है ना। तो वही बताते हैं कि इनके ध्यान की अवधि क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्मृति में भी इनकी सहायता मिलती है, याददाश्त में जिसे आप कहते हैं। जिज्ञासा मतलब कोई भी चीज़ अगर जानने की लालसा जो होती है उसमें भी, और तंत्रिका तंत्र के विकास में भी क्या होती है, बेहतर हमें मदद मिलती है शिशु उत्तेजना के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शिशु उत्तेजना के बारे में भी बता सकते हैं। आगे आप लिखेंगे कि शिशु उत्तेजना चिकित्सा से किससे लाभ होता है, मतलब कह रहे हैं शिशु उत्तेजना जो चिकित्सा होती है मेरे प्यारे दोस्त, इससे किससे लाभ मिलता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो लिखेंगे कि 1 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे विकासात्मक देरी के लिए उच्च जोखिम वाले संदिग्धों को शिशु उत्तेजना कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कम उम्र के बालक जो होते हैं, उनकी जब देखते हैं कि उनका विकास देरी से हो रहा है, ठीक है, देरी के साथ हो रहा है, या विकास जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, देरी के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा उच्च जोखिम वाले संदिग्ध, मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान सकते हैं कि कोई बालक है जिसका डेवलपमेंट बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो उन्हीं को क्या होता है, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम से लाभ प्राप्त होता है, या कह सकते हैं वह लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 13 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मानव विकास की अवस्थाएं बताइए। क्या बताना है, मानव विकास की अवस्थाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट की कितने स्टेज होते हैं, यहाँ पे आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आपको देना होगा कि जन्म के बाद से बालक अनेकों विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। मतलब कह रहे हैं जब बालक का जन्म हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद कई सारी ऐसी विकास की अवस्था होती है जिससे बालक क्या होता है, गुजरता है। आगे लिखते हैं कि मानव विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, मतलब कुछ यहाँ पे हैं जो नीचे बताई गई हैं, कौन कौन सी अवस्था होती हैं। जिसमें आपकी पहली अवस्था मेरे प्यारे दोस्त आ जाती है, क्या आ जाती है, नवजात काल। नवजात काल के बारे में आपने पहले ही प्रश्न में पढ़ा था। तो नवजात काल जो होता है वो पहली अवस्था होती है। बचपना अवस्था जो ये होती है दूसरी अवस्था होती है। बाल्यावस्था विकास की तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, वयः संधि अवस्था ये आपकी चौथी अवस्था होती है। किशोरा अवस्था ये आपकी विकास की पांचवी अवस्था, और प्रौढ़ावस्था ये विकास की छठी अवस्था होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मानव का विकास लगभग 6 अवस्थाओं में होता है, जो 6 अवस्थाएं आपकी लगातार यहाँ पर बता दी गई हैं, या 6 चरण में होता है, 6 चरण आपके यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो आप लिखेंगे कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा आपका आ जाता है मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, और तीसरा आपका आ जाता है पश्चिम मस्तिष्क जिसे हम हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीनों मस्तिष्क के बारे में बता सकते हैं, तीनों प्रकार के बारे में मस्तिष्क के बता सकते हैं। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मतलब कह रहे हैं जो छोटा शिशु होता है उसके मस्तिष्क का वजन कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो आप लिखेंगे एक नवजात शिशु, मानव शिशु के मस्तिष्क का भार जो है वो लगभग कितना होता है, वो 350 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम का होता है। मतलब कह रहे हैं कि मानव का शिशु होना चाहिए, एक जब नवजात काल का मानव का अगर कोई शिशु है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होगा, 350 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम के बीच, या
बीच होता है, ठीक है, ये बताते हैं। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अटैचमेंट थ्योरी क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। अटैचमेंट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उनको बता देता हूँ आपको, कि उनको एकदम से ध्यान में आपको रख लेना है। बात करते हैं, अटैचमेंट उन गहरे दीर्घकालिक संबंधों का वर्णन करता है जो दो लोगों के बीच बनता है, जैसे शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच बनने वाला संबंध। मतलब कहते हैं जो अटैचमेंट थ्योरी है मेरे प्यारे दोस्त, ये किसके ऊपर बनाई जाती है, तो जो दीर्घकालिक संबंध होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मतलब लंबे समय से जो कोई संबंध चल रहा होता है, ठीक है, उन्हीं का वर्णन करने के लिए हम अटैचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये दो लोगों के बीच पाया जाता है। कहते हैं जैसे कोई शिशु है छोटा सा, उसका संबंध जो है उसके पालन पोषण करने वाले से हो सकता है, उसकी दादी कर रही हूँ, मम्मी कर रही हूँ, बुआ कर रही हैं, या नाना नानी के यहाँ पल रहा है, किसी के यहाँ भी पल रहा है, तो वो जो उसका देखभाल करेगा, और लोगों के यहाँ आया वगैरह होती हैं, तो बालक का अटैचमेंट जो है उसी से क्या होता है, बन जाता है, एक संबंध बन जाता है, उसके तरफ झुकाव बन जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं। उसको अपनत्व की भावना उसके अंदर क्या होती है, पैदा हो जाती है, ठीक है, तो उसी को हम अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर पूछ रहा है शिशु लगाव के 4 पैटर्न बताइए। मतलब कह रहे हैं कि जो शिशु का लगाव होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो किन पैटर्न के आधार पे होता है, किन तरीकों के आधार पे होता है, तो लिखेंगे शिशु लगाव के 4 पैटर्न इस प्रकार से हैं। पहला है सुरक्षित लगाव, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पहला सुरक्षित लगाओ, दूसरा परिहार लगाओ, तीसरा आपका प्रतिरोधी लगाओ, और चौथा असंगठित लगाओ। ये 4 प्रकार के जो है लगाओ, शिशु लगाओ की ये 4 पैटर्न हैं, ठीक है, तो इन चारों के बारे में आपको यहाँ पे याद कर लेना है और इनको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, तो पूछ रहा है असंगठित लगाव क्या है, आपको बताना है। तो लिखेंगे कि असंगठित लगाओ पैटर्न अक्सर उन बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा या अन्य असंगत पालन पोषण प्रथाओं के अधीन रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो असंगठित लगाव होता है, हम अक्सर उन बच्चों के अंदर पा देखते हैं, उन बच्चों के द्वारा देखा जाता है, या उन बच्चों से प्रदर्शित होता है, द्वारा प्रदर्शित होता है, जो दुर्व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी, दुर्व्यवहार या उपेक्षा या फिर असंगत पालन पोषण प्रथाओं के अधीन रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि या तो उनका पालन पोषण सही से नहीं हुआ, या उनकी संगति खराब रही है, या वो उपेक्षा के शिकार रहे हैं। मतलब होता नहीं कि छोटेपन में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है, चिढ़ाया जाता है, तो वो उपेक्षा उसी को कहते हैं। और या वो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, तो उसके वजह से जो है हम असंगठित लगाव का जो पैटर्न होता है वो बच्चों के द्वारा प्रदर्शित होता देखने को हमें मिलता है। आगे लिखते हैं असंगठित लगाव शैली वाले बच्चे अपनी देखभाल करने वाले को आराम एवं भय दोनों के स्रोत के रूप में देखते हैं। मतलब कहते हैं कि जो असंगठित लगाव शैली वाले बच्चे होते हैं, वो अपनी देखभाल करने वाले को, जो जो उनकी देखभाल करने वाला होता है मेरे प्यारे दोस्त, चाहे वो उसके कोई परिवार का सदस्य हो या कोई हो, उसको वो आराम एवं भय दोनों के स्रोत के रूप में देखते हैं। कि मतलब उनके रहने से हमें आराम भी रहता है, और उनके रहने से उनके अंदर डर भी रहता है। तो ये दोनों भाव उनके अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से असंगठित लगाव के बारे में आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 20 नंबर पूछ रहा है लगाव क्या है, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि लगाव एक गहरा भावनात्मक बंधन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, लगाव जो है एक गहरा भावनात्मक, मतलब कह रहे हैं कि जब कोई भाव भाव से जुड़ जाता है, इमोशन से जुड़ जाता है, उसी बंधन को हम क्या कहते हैं, लगाव कहते हैं, जो दो लोगों के बीच में पाया जाता है। मतलब वही आप कह सकते हैं अटैचमेंट वाला मामला, ठीक है। अटैचमेंट को ही हिंदी में लगाव कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अटैचमेंट थ्योरी की शुरुआत किसने की मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लिखेंगे कि ब्रिटिश बाल मनोचिकित्सक, कौन, ब्रिटिश बाल मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक जॉन बाल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी की क्या की थी मेरे प्यारे दोस्त, शुरुआत की थी। क्या की थी, शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आप आराम से उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, शुरुआत की थी। आगे लिखते हैं इन्होंने लगाव को मनुष्य के बीच अस्थायी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव के रूप में में वर्णित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता पाएंगे। 22 नंबर प्रश्न के बारे में पूछें तो वो पूछ रहा है आपसे कि आसक्ति क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। आसक्ति, चूंकि ये लगातार हमने देखा है कि 2 वर्ष लगातार पूछे गए ये प्रश्न हैं, ये आसक्ति वाला। तो आसक्ति के बारे में आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा कि हमारे जीवन में विशेष लोगों के साथ हमारा एक मजबूत और
स्नेह पूर्ण संबंध होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जिनके साथ हमारा क्या होता है, एक मजबूत और स्नेहपूर्ण क्या बन जाता है, उनसे हमारा बंधन होता है या संबंध बन जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। जब भी हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और तनाव के समय आराम की भावना प्रदान करती है। मतलब कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि जब भी हम उनके साथ बैठते हैं या बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और जो हमारे अंदर तनाव होता है उससे हमें आराम मिलता है। ठीक है? आराम की भावना हमारे अंदर प्राप्त होती है या प्रदान होती है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो आई होप ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 22 प्रश्न लगभग आपके क्लियर हो गए हैं और इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है? ये दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट आएगा। 3 पार्ट में हम इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर पूरा इसी वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों की आदत मुझे पता है कि 18-20 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है? सोचते हैं कि कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जो 3 मिनट में हमको क्या करे, टॉपर बना दे। तो ऐसी तो जड़ी बूटी हम तैयार नहीं कर पाए हैं और ना ही आपके लिए कोई तैयार कर पाएगा, ठीक है? और इसी के कारण से वीडियो को शॉर्ट बना रहे हैं कि आप आराम से उन चीज़ों को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो फिर अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कहने की ज़रूरत है नहीं, फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ सर तीसरा नंबर वीडियो लेकर के आना है, ठीक है? और मिलते हैं आपको नए वीडियो में, नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।